दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज के लेक्चर में स्पेशली हम चर्चा करने वाले हैं वायु परिवहन से संबंधित अनेक तथ्यों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से बनते हैं और ध्यान दीजिएगा आज हमारा 447 नंबर का लेक्चर है। यदि देखा जाए तो आज इंडियन ज्योग्राफी का आज हमारा 117 नंबर का लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, अब तक इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आप सभी को 116 लेक्चर की क्लास दे चुका हूं। 117 लेक्चर है केवल और केवल भारत के भूगोल का। इसके पहले विश्व के भूगोल में मैंने 100 लेक्चर आपको पहले भी दिया है। इसी वजह से दोस्तों आज हमारा 447 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास जो बच्चा देखेगा पूरे 13,410 सवाल तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस क्लास में क्या कुछ खास सीखने समझने को मिलता है। ध्यान देंगे, हमने स्टडी 91 ऑफिशियल जो हमारा नया एप्लीकेशन है उस पर दोस्तों बहुत सारी क्लासेज मैंने लॉन्च किया है। जो आप फ्री क्लास देख रहे हैं ये तो अपनी जगह है, इसके अलावा जो हमारे पेड कोर्स है उसमें हम बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों। आप किसी भी एक बैच को ज्वाइन कीजिए। मैं कह रहा हूं आप बैच न ज्वाइन कीजिए, आप बैच का डेमो भर देख लीजिए। हम तो डेमो भी देते हैं ऑनलाइन क्लास में। बहुत कम ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जहां लोग डेमो देते होंगे। डेमो लोग इसलिए नहीं देते कि बच्चे बस आ जाएं और फिर वो कोर्स उनका ज्वाइन कर लें, बाद में उन्हें अच्छा लगे ना लगे क्या पता। इस वजह से दोस्तों मैं सोचता हूं कि बच्चों को डेमो दिया जाए। डेमो देने से आप सेटिस्फाई होंगे कि हम नितिन सर की क्लास देख रहे हैं तो हम चीजों को सीख समझ पाएंगे कि नहीं। इसलिए एक बार आप मौका दीजिए, कम से कम डेमो आप जरूर देखिए। क्लास परचेज करना या ना करना वो बात की बात है, ठीक है। एक हमारा स्पेशल टेस्ट सीरीज भी आया दोस्तों 49, अभी ऑफर चल रहा है। 49 रुपए में 1 साल के लिए टेस्ट सीरीज मिल रहा है। बाद में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो फिर ये ना कहिएगा कि नितिन सर ने हमें ऑफर नहीं दिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हमारा 447 नंबर का लेक्चर है और 13,410 सवाल आज हमारे क्लियर भी होने वाले हैं। सवाल दे रहा है कि नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो की पुनः स्थापना, ठीक है, पुनः स्थापना नागर विमानन मंत्रालय के रूप में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कब किया गया। यदि दोस्तों इस विभाग के बारे में बताऊं तो आपको याद होगा दोस्तों 1978 में जनवरी में स्थापित, ठीक है। 1978 में जनवरी में इसे स्थापित किया गया था। इसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। पालम हवाई अड्डे, ठीक है, पालम हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है। वहां से दोस्तों एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, ठीक है। प्लेन को क्या कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था और यह घटना थी 1976 की। उसी के बाद दोस्तों पांडे समिति की सिफारिश आई, ठीक है। पांडे समिति की सिफारिश आई और उसी समिति की सिफारिश पर 1978 में इस नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना किया गया। लेकिन अब मौका आ गया जब इसकी पुनर्स्थापना की जा रही है एक स्वतंत्र विभाग के रूप में, तो यह स्थापना किया गया अप्रैल 1997 में। कब किया गया दोस्तों, अप्रैल 1997 में, ठीक है। इसकी स्थापना एक स्वतंत्र विभाग के रूप में किया गया। यह आपके लिए एक नया सवाल है। तो पीछे का भी दोस्तों जो कनेक्टेड पॉइंट था वो भी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आप चीजों को याद रखेंगे। अगला दे रहा है कि निजी क्षेत्र के लिए भारत का पहला हवाई अड्डा दोस्तों कहां बनाया गया। जी हां दोस्तों, सवाल क्या दिया दोस्तों, महत्वपूर्ण इसलिए है कि निजी क्षेत्र के लिए, जी हां दोस्तों, निजी क्षेत्र के लिए भारत का पहला हवाई अड्डा दोस्तों ये कहां पे बना हुआ है। तो दोस्तों इसे पीपीपी मॉडल पे बनाया गया, ठीक है। ये किस मॉडल पे दोस्तों, तो याद रखेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। पब्लिक यानी गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है दोस्तों, ठीक है। पार्टनरशिप मॉडल पर यह हवाई अड्डा बनाया गया है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोचीन हवाई अड्डे की। किसकी बात कर रहे हैं, कोचीन हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों, यह कोची या कोचीन में स्थित है। और यह जगह कहाँ पर दोस्तों, ये केरल में स्थित है। तो इस तथ्य को भी याद रखेंगे, निजी क्षेत्र के लिए यह पहला हवाई अड्डा बना था, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला स्वदेश निर्मित यात्री विमान कौन सा है। जी हां दोस्तों, भारत में बना हुआ कौन सा पहला स्वदेशी यात्री विमान, उसका नाम क्या दोस्तों, तो याद रखेगा इस विमान का नाम है सारस, ठीक है। इस विमान का नाम क्या दोस्तों, सारस। अगला सवाल आता है कि इसे किसने डिजाइन किया और ये कहां पे रखा हुआ दोस्तों, तो इसे डिजाइन किया है नाल ने। किसे डिजाइन किया है दोस्तों, नाल, ठीक है, नाल, NAL, ठीक है। और ये कहां पे रखा गया दोस्तों, तो यह डिजाइन हुआ था, मतलब कहां पे, बेंगलुरु, ठीक है, बंगलुरु, ठीक है, बंगलुरु, ठीक है,
बंगलुरु, ठीक है, इसे बंगलुरु में रखा गया है। नाल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है एन फॉर नेशनल यानी राष्ट्रीय, ए फॉर एरोस्पेस और यल फॉर लिमिटेड। तो नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड नहीं, लेबोरेटरी बोलते हैं, प्रयोगशाला, ठीक है। तो इसे आप कह सकते हैं राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला, ठीक है, एरोस्पेस प्रयोगशाला के नाम से इसे जाना जाता है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे करके आराम आराम से पढ़िए। सारस जो दोस्तों ये भारत का पहला हवाई जहाज है जिसे भारत में ही निर्मित किया गया है। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने इसे बनाकर तैयार किया था बेंगलुरु में। इस तथ्य को आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में, ठीक है। अगला सवाल, पायलट प्रशिक्षण संस्थान भारत में कहां पर स्थित है, जहां पर पायलट यानी जहाज उड़ाने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये आपके कई जगह पर स्थित है। फिलहाल आप इलाहाबाद याद रखें, प्रयागराज, ठीक है। कहां पर, अच्छा कई जगह स्थित है, जिसमें से हो सकता है कि आपसे इलाहाबाद वाला पूछ दे, ठीक है, इलाहाबाद वाला पूछ दे, ठीक है। यहां पे भी पायलट इंस्टीट्यूट है। एक दोस्तों पायलट इंस्टीट्यूट है गोंडिया में। कहां पर है दोस्तों, गोंडिया। गोंडिया कहां पड़ता है दोस्तों, गोंडिया जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। परीक्षा में ये वाला भी दे सकता है, गोंडिया महाराष्ट्र वाला। एक दोस्तों आप पढ़ते हैं, अच्छा एक गोंडिया वाला जो है इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान परीक्षण, ठीक है, राष्ट्रीय उड़ान परीक्षण यहां पे क्या दोस्तों एक बहुत बड़ा केंद्र है, इसे इस नाम से जाना जाता है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जा रहा है ना, प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, प्रशिक्षण संस्थान। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये राजीव गांधी के नाम पर है ना, एक राजीव गांधी के नाम पर उत्तर प्रदेश में फुर्सतगंज में बना हुआ है। राजीव गांधी नहीं, वो इंदिरा गांधी के नाम पर बना हुआ है, ठीक है। किसके नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर बना हुआ है, ठीक है। और ये फुर्सतगंज कहां पड़ता, अमेठी का नाम सुना है, रायबरेली के बगल में अमेठी है, जहां से कांग्रेस बहुत जो है चुनाव लड़ती रहती है। तो इंदिरा गांधी के नाम पर है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ठीक है, उड़ान अकादमी। और यह उड़ान अकादमी कहां पर स्थित है, तो याद रखेंगे यह उड़ान अकादमी फुर्सतगंज में स्थित है। और फुर्सतगंज कहाँ है दोस्तों, अमेठी में स्थित है। अमेठी कहाँ है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस तरह से थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा सवाल हो गया, इसका उत्तर भी अलग अलग हो गया। तो आप देखिएगा एग्जाम में न जाने के ऑप्शन दे दे, इस वजह से मैंने ऐसे इसे लिखा है। अगला है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए ये संख्या तो बदलती रहती है, हर साल भारत कोई ना कोई दोस्तों नया हवाई अड्डा जरूर खोलता है। फिलहाल यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कुल हवाई अड्डा दो अलग अलग सवाल हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है 34 है, ठीक है, ध्यान देंगे। कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्तमान में कितना दोस्तों, तो वर्तमान में इनकी संख्या है 34। कितनी है, तो याद रखिएगा भविष्य में दोस्तों जब ये पढ़ाया जा रहा है तब ये 34 हो सकता है, भविष्य में ज्यादा हो जाए। और टोटल एयरपोर्ट की बात करेंगे, कुल हवाई अड्डा भारत में कितना है, कुल हवाई अड्डा, ठीक है, कुल हवाई अड्डा में वहां अंतरराष्ट्रीय डोमेस्टिक सब आ जाता है दोस्तों, तो 487 याद रखेंगे, ठीक है। भारत में लगभग 487 हवाई अड्डे हैं, उनमें से केवल 34 ही ऐसे हैं जो इंटरनेशनल हैं, ठीक है। इंटरनेशनल का मतलब जहां से जहाजें विदेशों तक जाती हैं, ठीक है। इस वजह से उसे क्या नाम दिया गया, इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो कुल 34 हवाई अड्डे ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेशनल वाली श्रेणी में रखा गया। कुल की बात करेंगे तो दोस्तों 487 आ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, यह अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल की बात कर रहा है, राष्ट्रीय नहीं है। तो यह दोस्तों मॉन्ट्रियल में बना हुआ। कहां इसका मुख्यालय है, मॉन्ट्रियल दोस्तों कहां पड़ता है, मॉन्ट्रियल दोस्तों पड़ता है कनाडा में। कहां पड़ता है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है। मॉन्ट्रियल वहां का एक बहुत बड़ा शहर है और वहीं पर अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो है संगठन बना हुआ है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत के किस हवाई अड्डे को पूर्णतः सौर संचालित हवाई अड्डा बनाया गया, पूरी तरह से 100% दोस्तों यह सौर संचालित हवाई अड्डा बन चुका है। तो मैं किस हवाई अड्डे की बात कर रहा हूं, मैं कोचीन एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं, कोचीन हवाई अड्डा, ठीक है। कोचीन हवाई अड्डा जो दोस्तों यह कहां स्थित है, यह कोच्चि केरल में स्थित है, कोच्चि
केरल में स्थित है और यह पूरी तरह से क्या है दोस्तों, सौर संचालित हवाई अड्डा है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और कब इसे घोषित किया गया था दोस्तों, इसकी घोषणा कब हुई थी, ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 2015 में। उसके बाद से बहुत सारे एयरपोर्ट को सौर संचालित किया गया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड प्राइवेट एयरपोर्ट कौन सा है। दो चीजें याद रखेगा, एक तो ग्रीनफील्ड याद रखना है, दूसरा प्राइवेट याद रखना है। क्या क्या, पहला ग्रीनफील्ड प्राइवेट एयरपोर्ट दोस्तों कौन सा है भारत का, तो याद रखेगा यह जो है दोस्तों एयरपोर्ट, यह दुर्गापुर में स्थित है। दुर्गापुर कहां, दुर्गापुर स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहां स्थित है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहीं पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है बना हुआ है। इसका नाम है काजी नजरुल इस्लाम करके एयरपोर्ट इसका नाम है। दुर्गापुर में स्थित जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, ठीक है। इस एयरपोर्ट का नाम क्या है, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, यह इसका नाम है दोस्तों। यह भारत का पहला ग्रीनफील्ड प्राइवेट एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे एक उत्तर और आपको मिलता है, सिक्किम में एक पाक्योंग करके बना हुआ एयरपोर्ट, ठीक है। सिक्किम में एक कौन सा है, पाक्योंग, ठीक है, पाक्योंग हवाई अड्डा है दोस्तों, ठीक है, पाक्योंग हवाई अड्डा, ठीक है, पाक्योंग एयरपोर्ट। इसे हाल ही में दोस्तों क्या घोषित किया गया, ग्रीनफील्ड घोषित किया गया। तो ग्रीनफील्ड की वजह से दोस्तों आप इसे जो है ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिक्किम वाला पाक्योंग है, ठीक है। और पूर्वोत्तर के लिए ये बहुत ही मायने रखता है क्योंकि हर जगह हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक है, ठीक है, वो भी याद रखें, प्लस पाक्योंग हवाई अड्डा का नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर तो दुर्गापुर वाला ही है, इसे आप ध्यान रखेंगे। कह रहा एयर इंडिया की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया था। एयर इंडिया, जी हां दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िए, एयर इंडिया की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया था। कब बोलेगा तो 1932 याद रखेंगे। किसके द्वारा बोलेगा तो JRD टाटा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, JRD टाटा। जी हां दोस्तों, JRD टाटा के द्वारा एयर इंडिया की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 1932 में JRD टाटा के द्वारा एयर इंडिया की स्थापना किया गया, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। और इसने अपनी पहली उड़ान कहां से भरी थी दोस्तों, पहली उड़ान, ठीक है, ये JRD टाटा वाली जो है दोस्तों, तो कराची के लिए दोस्तों पहली उड़ान भरी थी, ठीक है। कहां से, कराची से मुंबई, ठीक है, कराची से मुंबई, ठीक है, कराची से मुंबई के लिए ये जो टाटा की एयर इंडिया थी दोस्तों, इसने पहली उड़ान भरी हुई थी। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है कि एयर इंडिया टाटा कंपनी के स्वामित्व में पुनः कब आ गई, ठीक है। एयर इंडिया जो दोस्तों ये टाटा कंपनी के स्वामित्व में पुनः कब आ गई, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारा शेयर भारत सरकार का भी लगा था, लेकिन बाद में फिर टाटा कंपनी के पास आ गई। और ये कब आती दोस्तों, ये बहुत बाद में आती, जनवरी 2022, अभी हाल फिलहाल की घटना दोस्तों, जब एक बार फिर से टाटा ने पूरा का पूरा शेयर एयर इंडिया का वापस अपने हाथों में ले लिया। तो ये तथ्य भी याद रखेंगे, ठीक है। तो अच्छा सवाल ये भी है। अगला सवाल दे रहा है कि भारत सरकार ने मुक्त आकाश नीति, ठीक है, मुक्त आकाश नीति यह कब स्वीकार किया था। देखिए अलग अलग देशों के साथ भारत ने अलग अलग समय पर मुक्त आकाश नीति को स्वीकार किया, जिसमें पहला 1992 में स्वीकार किया गया। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। मार्च 1992 में, ठीक है, मार्च 1992 में क्या किया गया, पहला मुक्त आकाश नीति स्वीकार किया गया था। क्योंकि अब क्या किया गया था, LPG जो हमारी पॉलिसी थी, ठीक है, सॉरी LQP जो पॉलिसी थी हमारी, LQP, ठीक है, लाइसेंसिंग कोटा परमिटी, अब इसको हटा करके LPG की पॉलिसी आ गई थी। लिबराइजेशन यानी उदारीकरण, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। भारत इस नई पॉलिसी को दोस्तों अपना रहा था। इस वजह से दोस्तों इस क्षेत्र में भी सुधार किया गया और मुक्त आकाश नीति लाया गया। कब, मार्च 1992 में ये पहली बार लाया गया, ठीक है। और आगे बढ़िए, कह रहा है एयरपोर्ट आर्थिक नियामक प्राधिकरण, ध्यान से पढ़िए, एयरपोर्ट आर्थिक नियामक प्राधिकरण की स्थापना ये कब किया गया। यह एयरपोर्ट आर्थिक नियामक प्राधिकरण दोस्तों एक अथॉरिटी है और ये भारत में बनाया गया 2009 में। कब से बना दोस्तों, मनरेगा वाला साल है, ठीक है। नरेगा पहले आया था, मनरेगा बाद में आया था, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो एयरपोर्ट आर्थिक नियामक प्राधिकरण ये 2009 में बना है। एशिया का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ठीक है, ग्रीन मतलब क्या हो गया दोस्तों, सीधा सीधा ग्रीन फील्ड की बात कर रहा है, ठीक है।
एशिया का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा था? तो भारत का दोस्तों आप याद रखेंगे, भारत में काजी नजरुल इस्लाम, ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट जो दोस्तों इस्लाम एयरपोर्ट, ये कहां पर दोस्तों? ये आपके दुर्गापुर में स्थित है। कहां पर? ये आपके दुर्गापुर में स्थित है। और दुर्गापुर कहां है दोस्तों? दुर्गापुर जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये यहां पर स्थित है। और यहां पर दोस्तों अलग हो गया, ये एशिया का पूछ रहा है, तो एशिया में कंसाई एयरपोर्ट का नाम याद रखेंगे। कौन सा? कंसाई एयरपोर्ट। कंसाई एयरपोर्ट दोस्तों ये किस देश में है? तो नाम जैसे सिंगापुर टाइप का लग रहा है, लेकिन वहां नहीं है, ये जापान में स्थित है। कहां स्थित है? कंसाई एयरपोर्ट कहां है? जापान में है। और एशिया का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का दर्जा कंसाई एयरपोर्ट को दिया जाता है, जबकि भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, इसे दिया जाता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा भारत तथा अमेरिका के मध्य ओपन स्काई समझौता, ठीक है। अभी इसी तरह दोस्तों मुक्त आकाश नीति मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। मुक्त आकाश नीति कि भारत ने पहली बार मुक्त आकाश नीति का पालन कब किया दोस्तों? तो याद रखेंगे मार्च 1992 में मुक्त आकाश नीति अपनाया था भारत ने। अब दोस्तों करा भारत और अमेरिका के मध्य ओपन स्काई समझौता दोस्तों ये कब हुआ है? तो ये बाद में हुआ है, 2005 में आके हुआ है, ठीक है। 2005 में आके, ठीक है, भारत ने अमेरिका के साथ एक ओपन स्काई समझौता किया है। इसी तरह भारत अलग अलग देशों के साथ भी समझौता कर रहा है, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। करा भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण किन शहरों में दोस्तों किया जा रहा है? कहां कहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोस्तों बनाया जा रहा है? तो ये दो जगह बन रहा है दोस्तों, दो जगह बन रहा है। एक याद रखिएगा हैदराबाद में बनाया जा रहा है, हैदराबाद में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का। और दूसरा दोस्तों बंगलुरु में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो हैदराबाद और बंगलुरु इन दो जगहों पे दोस्तों ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का होगा। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सीरियस होके पढ़िए। कई बार ना आप सोचते हैं कि हर जगह जो है हंसी मजाक में क्लास चले, तो ऐसे नहीं चलता है। आज की डेट में दोस्तों हम अपने जो है इतना आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों कि आप जो है 417 नंबर की क्लास जो है अटेंड कर रहे हैं, 447 नंबर की क्लास जो है अटेंड कर रहे हैं, मायने रखता अपने आप में, ठीक है। 447 नंबर की क्लास है, मायने रखता दोस्तों। एक एक करके मैंने आपको 5 बड़े विषय पढ़ा दिया, छठा बड़ा विषय बहुत जल्द दोस्तों समाप्त होने वाला है। समझिए 99% सिलेबस दोस्तों क्लियर हो गया, ठीक है। एंशिएंट की क्लास इसी सीरीज में 45 लेक्चर में दिया मैंने, आप जाके देखिए, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा आपका। 46 से लेकर 91 तक अगर आपने पढ़ा तो मध्यकालीन भारत का इतिहास डिटेल में कवर हो जाएगा। 150 से 92 से लेकर 92 से लेकर के 150 तक की क्लास अगर आपने लिया, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 151 से लेकर 230 तक क्लास लिया तो पूरा संविधान कवर हो जाएगा। 231 से लेकर 330 तक क्लास लिया तो विश्व का भूगोल कवर हो जाएगा। और 331 से आज हम 447 पे आ गए हैं, अपने 117 नंबर के लेक्चर पे आ गए हैं। लेकिन क्या करें, अभी भी इंडियन ज्योग्राफी में कुछ थोड़ी बहुत बातें बची हैं, इसी वजह से क्लास चल रही है, ठीक है। आप हमारे साथ आएंगे तो उसका एक फायदा मिलेगा कि हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर ही आपको नुकसान नहीं करेगा। आप चाहे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन क्या ये सीरीज, क्या ये सवाल आपको कहीं नुकसान करेगा? आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ जानकारी ही आपकी बढ़ेगी, इसमें कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। वायु परिवहन चैप्टर है, आप मानते हैं ना इंडियन ज्योग्राफी में वायु परिवहन जैसा कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है, ये आपको भरोसा है ना? परिवहन चैप्टर तो है ना। तो परिवहन में आपने सड़क परिवहन देखा, नौ परिवहन देखा, ठीक है। तो अब दोस्तों वायु परिवहन देखिए, ठीक है। वायु परिवहन से क्या कुछ सवाल बन सकता है, ये इसीलिए तो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप आइए और साथ में जुड़िए और तैयारी कीजिए बढ़िया से, ठीक है। द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया? शुरू में इसका नाम था द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया, बाद में इसी कंपनी का नाम एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एक सवाल और आता है कि सर एयर इंडिया लिमिटेड जो इसका नाम पड़ा, ये कब रखा गया? ये भी बड़ी बात है। तो ये रखा गया 2010 में। कब रखा गया? इसके पहले कोई इसे एयर इंडिया लिमिटेड नहीं बुलाता था, लोग इसे द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, यह भी याद रखेंगे। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित विमानपत्तन मतलब हवाई अड्डा, ठीक है,
बताइए भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा जो दोस्तों वो कौन सा है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर क्या है स्थित है। सड़क पूछते हैं तो आप बड़े आराम से मनाली वाला रोड बता देते हैं कि लेह वाला मार्ग है, लेह मनाली मार्ग वो सबसे ऊंचा है। लेकिन यहां हवाई अड्डा पूछ रहा दोस्तों, यह हवाई अड्डा भी लेह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, यह भी कहां स्थित है, लेह जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन सवाल यह आता है ना, कभी कभी नाम पूछ देता है तो बताएगा कुशोक बकुला। क्या नाम है, कुशोक बकुला, कुशोक बकुला, ठीक है, बकुला, ठीक है, कुशेक बकुला एयरपोर्ट करके इसका नाम है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट है, यह भी ध्यान में रखेंगे। देखिए ऊंचाई हमको नहीं याद है, इस वजह से मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल है नैना। नैना नाम से एक नया शहर ये किस हवाई अड्डे के पास दोस्तों विकसित किया जा रहा है, तो इसे मुंबई हवाई अड्डा जो दोस्तों मुंबई में ये नया शहर दोस्तों विकसित किया जा रहा है। नैना नाम का दोस्तों एक नया शहर मुंबई में विकसित किया जा रहा है। मुंबई में जो है नवी मुंबई के पास है, ठीक है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। मुंबई में भी कहां पर, तो याद रखेगा नवी मुंबई के पास में। एक दोस्तों और याद रखेगा, यहां पे अलग से याद रखेगा, आपने नैना सेना का नाम सुना होगा, ठीक है, या नैनी सेना का नाम सुना होगा, नैनी सेना, ठीक है, नैनी सेना हवाई अड्डे का नाम सुना होगा, नैनी सेना हवाई अड्डा सुना है ना। ये नैना अलग है, ये नैनी सेना है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नैनी सेना या नैनी सैनी है, ठीक है, नैनी सैनी है अड्डा, ये आप अलग से याद रखिएगा। ये आपके उत्तराखंड में है, ये कहां पर है, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहां पर दोस्तों, तो उत्तराखंड में यह पिथौरागढ़ में स्थित है। कहां पर, पिथौरागढ़। ये नैनी सैनी है, और जो मैं शहर बता रहा हूं ये नैना नामक एक नया दोस्तों जो है हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है, नवी मुंबई के पास दोस्तों बनाया जा रहा है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल है राजा सांसी। जी हाँ दोस्तों, एक नया हवाई अड्डा बना है, वो भी इंटरनेशनल है, राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां दोस्तों बनाया गया है, तो याद रखेंगे ये नया हवाई अड्डा जो दोस्तों ये अमृतसर में बना हुआ है, ठीक है, अमृतसर। और अमृतसर कहां दोस्तों, आपके पंजाब में। और इसका नाम भी दोस्तों ये राजा सांसी से बदल कर दिया गया श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, श्री गुरु रामदास, ठीक है, श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह दोस्तों इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये कहां पे स्थित है, अमृतसर में स्थित है। और रामदास जी के योगदान से ही दोस्तों अमृतसर शहर को बसाया गया था, इसी वजह से इस हवाई अड्डे का नाम उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन पहला हवाई अड्डा जो सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला हवाई अड्डा है, तो भारत का पहला हवाई अड्डा दोस्तों कौन सा है, वही जो कोचीन वाला था, ठीक है। जो कोचीन हवाई अड्डा दोस्तों ये उसी की बात हो रही है, ठीक है। कोचीन हवाई अड्डा यह 100% क्या है, इसके बारे में याद रखेगा, सौर संचालित भी है, ठीक है। 100% सौर संचालित हवाई अड्डा के रूप में भी दोस्तों इसे जाना जाता है, ठीक है। कोचीन केरल में स्थित है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। करा भारत के शीर्ष 5 व्यस्ततम हवाई अड्डे दोस्तों कौन से हैं, जो सबसे ज्यादा बिजी हैं, तो नंबर 1 पर दिल्ली है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यह नंबर 1 पर आता है, ठीक है। कौन सा दोस्तों, इंदिरा गांधी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ऐसे लिख दे रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नहीं तो जगह नहीं मिलेगा तो फिर बाद में दिक्कत होगा। ये कहां पर दोस्तों, ये आपके नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली दोस्तों देश की राजधानी भी है और यहाँ का जो एयरपोर्ट है दोस्तों ये सबसे ज्यादा भारत के सबसे बिजी एयरपोर्ट में दोस्तों इसकी गिनती की जाती है, ठीक है। सवाल आता है कि दूसरा कौन है, तो दूसरा दोस्तों जो मुंबई वाला हवाई अड्डा है उसका नाम आता है, वो छत्रपति के नाम पर है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मुंबई में जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी के नाम पर, जो बीटी पहले नाम था उसका, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस नाम था, बाद में उसे सीएसटी कर दिया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर दोस्तों छत्रपति महाराज शिवाजी, ठीक है, छत्रपति महाराज शिवाजी, ठीक है, शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह भी दोस्तों भारत में दूसरा सबसे ज्यादा
बिजीएस्ट हवाई अड्डा है, इसको आप याद रखेंगे। ये तो नंबर 2 पर हो गया। तो पहला दूसरा आसान है। तीसरे से दोस्तों कहानी थोड़ी कठिन होती है। तीसरा दोस्तों बेंगलुरु में है, तीसरा बेंगलुरु में है, नाम है कैंपेगौड़ा। क्या नाम है? कैंपेगौड़ा। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं दोस्तों, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा जो दोस्तों ये आपके बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। यह भारत का तीसरा सबसे ज्यादा बिजीएस्ट है। चौथा हैदराबाद वाला है। जी हाँ दोस्तों, चौथा जो है दोस्तों बेंगलुरु के बाद हैदराबाद वाला है। हैदराबाद का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है क्योंकि उनका निधन भी वहीं हुआ था, ठीक है। तो राजीव गांधी हवाई अड्डा जो दोस्तों ये कहां पर है? ये आपके हैदराबाद में है। यह भारत का चौथा सबसे ज्यादा बिजीएस्ट हवाई अड्डा है। और 5वें नंबर पे आता है चेन्नई। जी हाँ, बेंगलुरु को छोड़ करके फिर जो चेन्नई एयरपोर्ट है दोस्तों, इसका नाम आता है। तो चेन्नई एयरपोर्ट जो शहर है दोस्तों वो भी चेन्नई का नाम है, एयरपोर्ट का नाम भी चेन्नई का नाम पर ही है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो ये सबसे बिजीएस्ट हवाई अड्डे भारत के, ठीक है। टॉप 3 आप याद रखिए, उतना भी आपके लिए काम चल जाएगा। 5 याद रखने की बहुत आवश्यकता नहीं है। भारत की वह एकमात्र विमान सेवा कंपनी कौन सी है जो विमान सेवा देती है, जिसे ISO 9001-2000 का प्रमाण पत्र दोस्तों मिला हुआ है। यह एक सर्टिफिकेशन है। यह सर्टिफिकेशन तब दिया जाता है जब क्वालिटी बहुत अच्छी होती, गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। और यहां हम बात करें दोस्तों पवन हंस, ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यह हेलीकॉप्टर संबंधी सुविधाएं यह प्रदान करता है, ठीक है। आप कभी गए होंगे दोस्तों केदारनाथ वगैरह, तो वहाँ हेलीकॉप्टर की जो सुविधा है वह यही कंपनी देती है। और इस कंपनी की स्थापना 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में किया गया था, ठीक है। इसे ISO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, यह आप याद रखेंगे इसकी गुणवत्ता के कारण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसे आप AAI कहते हैं, करा इसका प्रशिक्षण कॉलेज कहां पे इसका ट्रेनिंग कॉलेज है दोस्तों? तो बताया तो था, इसका ट्रेनिंग कॉलेज प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में है। प्रयागराज में कहा दोस्तों? तो याद रखेंगे बमरौली, बमरौली में ही दोस्तों एयरपोर्ट भी है, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों ये ट्रेनिंग कॉलेज भी है। पीछे भी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। भारत में पहली सी प्लेन सेवा यह गुजरात में दोस्तों शुरू की गई थी, ठीक है। यह किन स्थानों के बीच में शुरू किया गया था? तो याद रखेगा अहमदाबाद से केवड़िया के बीच में। कहां पर? अहमदाबाद से केवड़िया, केवड़िया के मध्य दोस्तों गुजरात में शुरू किया गया था, ठीक है, गुजरात में स्टार्ट किया गया था। और केवड़िया में क्या दोस्तों? केवड़िया वही स्थान है जहां पे स्टैचू बना हुआ है दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो याद रखेंगे यहीं पर क्या है? यहीं पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों ही बना हुआ है। इसे भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। वहीं पर दोस्तों पहली सी प्लेन सेवा जो है शुरू की गई। करा उड़ान योजना, ठीक है, उड़ान योजना का शुभारंभ यह कब किया गया? सिर्फ आपको ही बताना है कि भारत में पहली बार उड़ान योजना दोस्तों ये कब शुरू किया गया था? तो ये योजना मोदी जी के कार्यकाल में शुरू किया गया 2017 में, ठीक है। तो याद रखेंगे 2017 की योजना है उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक ना, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का, इसी समय था कि पहले था? चेक करके बताइएगा। उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। ये एक बहुत चर्चित दोस्तों स्लोगन था। एक बार दोस्तों बताइएगा कि इसका संबंध इसी से था या किसी और से। भारत में ड्रीम लाइन, ठीक है, भारत में ड्रीम लाइन विमान की पहली वाणिज्यिक उड़ान, ध्यान दीजिएगा ये कॉमर्शियल फ्लाइट की बात कर रहा है। ये कहां पर दोस्तों शुरू किया गया था? तो कॉमर्शियल फ्लाइट ये पहली बार नई दिल्ली और चेन्नई के मध्य शुरू किया गया, ठीक है। नई दिल्ली से चेन्नई के मध्य यह पहली कॉमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट किया गया है। ड्रीम लाइन विमान की दोस्तों पहली कॉमर्शियल फ्लाइट है और इसे शुरू किया गया था 2012 में। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिल्ली से चेन्नई आप याद रखें, उतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, करे नागर विमानन नीति। जी हाँ दोस्तों, नागर विमानन नीति को कब जो है मंजूरी प्रदान किया गया? ये नई नीति थी दोस्तों, हर समय नीतियां बदलती रहती हैं। तो यह नई नीति जो लागू किया गया ये जून 2016 में आई है, ठीक है। तो याद रखिएगा समय समय पे हर एक तरह की नीतियां जो होती हैं सरकार बदलती रहती है, अपडेट करती रहती है। तो जो नई नागर विमान नीति है वो दोस्तों 2016 जून में आई है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है।
महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है, महापत्तन, ठीक है, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम यह कब से प्रभावी हुआ है? यह प्राधिकरण अधिनियम दोस्तों कब से भारत में लागू हुआ है? तो अभी नया आया है दोस्तों, ये एकदम लेटेस्ट है, नवंबर 2021 से इसे लागू किया गया है, महापत्तन प्राधिकरण, ठीक, अधिनियम को ये 2021 नवंबर से अभी लागू किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली वाहन स्क्रैपिंग और पुनर्चक्रण, वाहन स्क्रैपिंग और पुनर्चक्रण सुविधा का उद्घाटन दोस्तों कहां किया है? देखिए, जो गाड़ियां 15 साल से पुरानी हो जाती है उसे स्क्रैप में डाल देना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये बनाया गया है। ये अभी 2021 नवंबर में ही नोएडा में दोस्तों शुरू किया गया है, ठीक है, 2021 में ही, नवंबर 2021 में ही यह कहां स्टार्ट किया गया? नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश में दोस्तों यह शुरू किया गया। यह एक नया जो है वाहन स्क्रैपिंग के लिए एक दोस्तों एक यहाँ पर यूनिट लगाया गया जो वाहनों को, पुराने गाड़ियों को स्क्रैप करेगा। अच्छा, आपको जानकारी हो ना हो मैं बता दूं, यदि गाड़ियां स्क्रैप होती तो आपको एक क्रेडिट मिलता है और अगली बार आप जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो आप उस क्रेडिट का यूज कर सकते हैं। एक हैवी डिस्काउंट सरकार की तरफ से आपको दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो गाड़ियां कबाड़ा वालों को बेच देते हैं, बेचने के बाद उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन यदि यही गाड़ी आप जो है सही तरीके से आप चाहें तो उसे स्क्रैप में दे सकते हैं कंपनियों को, वहां से क्रेडिट मिल जाएगा। उस क्रेडिट के थ्रू जब आप अगली गाड़ी परचेज करेंगे तो वहां आपको बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना, ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी परियोजना दोस्तों, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना। सवाल आता दोस्तों किससे संबंधित है? तो याद रखेगा पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है, यह किससे संबंधित दोस्तों? इसे हम कहते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, तभी इसको नाम पीएनजी दिया गया है। इसी तरह जो सीएनजी पढ़ते हैं उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जबकि जो एलपीजी होता है उसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो एलपीजी आप पढ़ते हैं, एलपीजी, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। जो आप सीएनजी पढ़ते हैं, इसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहां बात पीएनजी की है, पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप के माध्यम से दोस्तों ये नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जाएगा। ऊर्जा गंगा परियोजना यह इसी से संबंधित है। और आपको बताऊं, यह करीब 2650 किलोमीटर लंबी जो है गैस पाइपलाइन परियोजना है, ठीक है। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है जिसकी लंबाई दोस्तों सिर्फ कितनी है? तो यह करीब 2650 किलोमीटर की लंबाई है। एक सवाल और, यह किन किन राज्यों से गुजरती है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, कौन कौन से राज्य से गुजर रही है? तो याद रखेगा, इसमें उत्तर प्रदेश का नाम आता है, इसमें बिहार का नाम आता है, बिहार से ही अलग हुआ जो झारखंड है दोस्तों, जी हाँ, उत्तर प्रदेश से बिहार गया, बिहार से अलग हुआ झारखंड, वहां भी आ गया, लास्ट में आगे बढ़ के उड़ीसा चला गया और अंतिम में आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, अंतिम में आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहां तक दोस्तों यह गई हुई, तो कुल 5 राज्यों से दोस्तों यह ऊर्जा गंगा परियोजना जो है दोस्तों गुजरी हुई है। परीक्षा में यह भी सवाल आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा एक एक सवाल, और इसी तरह से दोस्तों हमें पढ़ना पड़ता है। जब आपकी तैयारी इस लेवल पर होगी ना, तब समझिए कि अब पढ़ाई अच्छी हो रही है। आप मौका दीजिए, मैं बार बार आपको बुलाता हूं, आप एक मौका हमें दीजिए और हमसे जीएस की क्लास पढ़ के देखिए, फिर आपको लगेगा कि वाकई में पढ़ाई क्या होती है और हमें पढ़ना कैसे है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। और भरोसा कर सकते हैं तो भरोसा कीजिए। और हमारे पास अभी हिंदी के अलावा दोस्तों 2 बेहतरीन बैच हैं। एक एंशिएंट हिस्ट्री का बैच है, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, मात्र 699 का बैच है दोस्तों, अभी आपको ऑफर में दिया जा रहा है, प्लस 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी मुफ्त में दिया जा रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री, हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, एक एक विषय पर काम कर रहे हैं। मेरा अपना ऐसा मानना है कि आप किसी एक विषय को इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए कि दोबारा फिर उस विषय को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, सिर्फ रिवीजन से आपका काम चल जाए, बार बार आप विषय ना पढ़ें। अभी क्या होता है, जीएस को आप बार बार पढ़ते हैं और इस तरह से आपका सालों साल तैयारी चलती रहती है। और आज की डेट में भी आपसे पूछ लिया जाए तो
एक विषय कंप्लीटली तैयार नहीं है। आप भले 10-5 साल से तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक विषय कंप्लीटली अभी तक तैयार नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि कभी ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, इसी में आपका दिमाग रह जाता है और आप हो जाते हैं फेल। तो मैं कहता हूं आप इन सब चीजों से बाहर निकलिए। शोध करने का काम आपका नहीं, वो हमारा है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम बताएंगे। आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस कीजिए। एक बैच भरोसा करके ज्वाइन कीजिए, अच्छा लगेगा तो आगे ज्वाइन कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, है कि नहीं। बहुत ज्यादा फीस भी तो नहीं है, बहुत ज्यादा फीस भी नहीं कि आपको नुकसान हो, और इतना तो भरोसा होगा ही कि नितिन सर से पढ़ने चल रहे हैं तो पैसा बर्बाद हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बेहतरीन बैच है। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के देखो, किसी भी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। पढ़ के देखो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच। मॉडर्न पढ़ने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और एंशिएंट हिस्ट्री जरूर आप जो है परचेज करेंगे कि नहीं सर ये वाला बैच भी हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आइए आपका स्वागत है। हमारा नया एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। सारी क्लासेस इसी पे चलती है। किसी तरह की कोई दिक्कत है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी यही है, आप इन पे कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।